आज दिन तक बोरोइंग कॉस्ट क्या है, AS16 दोनों ही सिलेबस में सीए और सीएमए के 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सीए वालों के लिए तो एक बार इससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आया था, और सीएमए वालों के लिए भी इससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन कैलकुलेटिव आते हैं। और ये सीएमए के जितने स्टैंडर्ड है उसमें वन ऑफ द स्टार स्टैंडर्ड है। ठीक है, व्हाट आर बोरोइंग कॉस्ट, उससे पहले मैं ये समझाऊं कि ये स्टैंडर्ड क्यों आया, इसकी जरूरत क्या पड़ गई। तो आज दिन तक अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इंटरेस्ट की एंट्रीज क्या की, तो आप बोलोगे इंटरेस्ट टू बैंक, और फिर P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। मतलब आज दिन तक 11वीं कक्षा से लेकर के आपको जो पढ़ाया गया वो ये पढ़ाया गया कि इंटरेस्ट हमेशा बोरोइंग का P&L अकाउंट का आइटम है। लेकिन पहली बार अब हम इंटर में आकर के ऐसा स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं जो कि कहता है कि अगर कोई लोन लिया गया और उस पर आप इंटरेस्ट देते हो, अभी तक जो आपने पढ़ा वो मैंने अभी 2 मिनट बोला, उसमें तो कोई डाउट नहीं। अब ये स्टैंडर्ड कहता है कि अगर वो लोन का पैसा आपने किसी एसेट, और वो भी आगे जाकर के हम पढ़ेंगे किसी क्वालिफाइंग एसेट में खर्चा किया है, मतलब आपने कोई ऐसी एसेट बनाई जो कि क्वालिफाइंग एसेट है, और वो एसेट अगर आपने लोन पर बनाई तो उसका इंटरेस्ट P&L में नहीं जाएगा, उसका इंटरेस्ट उस एसेट की कॉस्ट में जाएगा। मतलब पहली बार इस स्टैंडर्ड आने के बाद में पहली बार बच्चों को यह समझ में आना चाहिए कि इंटर लेवल से सारे प्रकार के इंटरेस्ट P&L में जाए जरूरी नहीं है। अगर ऐसा कोई इंटरेस्ट है जो कि उस लोन का है जिस लोन का पैसा आपने किसी क्वालिफाइंग एसेट में खर्चा किया है, कहाँ खर्चा किया है, क्वालिफाइंग एसेट। स्पष्ट भाषा में बोलो तो क्वालिफाइंग एसेट विल बी अ पीपी। क्वालिफाइंग एसेट क्या होगी, हमेशा प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। मतलब कि ऐसी क्वालिफाइंग एसेट जिसका लोन का पैसा आपने उस एसेट में खर्चा करा है, तो इज्जत से आप जो उसकी ब्याज दे रहे हो वो तो एसेट पे यूज करा, तो वो खर्चा P&L में मैचिंग कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए वो लोन का पैसा, वो ब्याज जो कि आपने लोन के पैसे से फिक्स एसेट बनाई या पीपी बनाई, वो तो पीपी में जाना चाहिए, वो P&L में जाना ही नहीं चाहिए। तो बस इस एएस में हमको यही पढ़ना है कि गिवन लोन का जो इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो अपन कर लेंगे। मान लो डिवेंचर दिए 10% डिवेंचर इंटू रेट निकाल लेना, यस और नो, जितने महीने इशू करे उतने महीने इंटू कर देना, वो इंटरेस्ट निकल जाएगा। लेकिन हमको ये सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि क्या ये पूरा का पूरा ब्याज P&L में जाएगा या फिर इसमें से कुछ पार्ट एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा। क्या होगा, कैपिटलाइज। तो पूरा एएस उसी बात पे बात करता है। ठीक है, सो दिस एएस इज एप्लीकेबल टू ऑल द एंटिटीज। बेसिक्स ऑफ एएस में भी जिनकी बाकी क्लास में उनको अलग से बता दूंगा। देयर आर 3 लेवल एंटिटीज, लेवल 1 में बड़ी कंपनीज, लेवल 2 में मिड साइज और लेवल 3 में स्मॉल। तो ये एएस सारी एंटिटीज पर एप्लीकेबल है, और ऐसे तो बड़ी कंपनीज पर अब एएस आ चुका है, लेकिन जिन भी कंपनीज पर एएस लगता है उसमें सारी ही कंपनी पर ये एएस लगता है, क्योंकि सारी ही एंटिटी लोन पर फिक्स एसेट बना सकती है। बोलो कोई डाउट। सो बोरोइंग कॉस्ट क्या है उसके मीनिंग पर हम चलेंगे, लेकिन क्या आपको ये समझ में आया कि ये स्टैंडर्ड हम क्यों पढ़ रहे हैं। आज दिन तक इंटरेस्ट सारा कहाँ जाता था, P&L, लेकिन अब इस एएस के क्वेश्चंस में क्या पार्ट होगा वो पूछेंगे, बताओ कितना कैपिटलाइज करें और कितना एक्सपेंस करें। अगर वो पूछे एक्सपेंस करें मतलब इट विल बी चार्ज टू P&L, और अगर वो बोले बताओ कितना कैपिटलाइज करें तो देन इट विल बी चार्ज टू एसेट। बोलिए यहां तक कोई डाउट, लिखिए। सो दिस AS16 इट मीन्स बोरोइंग कॉस्ट, लिखते जाए, these are interest and other costs। borrowing cost का मीनिंग, these are interest and other cost in connection with borrowing of funds। या ये दो स्टार्टिंग लाइन स्टूडेंट पढ़ के समझता है कि इंटरेस्ट तो P&L में जाएगा, फिर उसके लिए एएस बनाने की क्या जरूरत है। तो मैंने आपको अभी ये क्लियर करा कि एएस इसीलिए बनाया गया ताकि आपको ये पता पड़ सके कि कितना P&L में जाएगा और कितना एसेट की कॉस्ट में अमाउंट आपका कैपिटलाइज होगा। मीनिंग लिख लीजिए, फिर लिखेंगे इंक्लूजन। बोरोइंग कॉस्ट में और इंक्लूड क्या क्या होता है सर।
यहाँ तक एक बार आप मीनिंग लिख लो, फिर मैं आपको इंक्लूजन्स पढ़ाऊंगा तब लिखना। लिख लिया? सबसे पहले सर बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड होता है जो मिलन ने बोला, इंटरेस्ट चार्जेस। क्या बोलो? इंटरेस्ट चार्जेस। इसके साथ में मैंने एक बात यहाँ पर और लिखी है, रिलेटेड चार्जेस। क्या बोलो? सर हम ये क्यों लिख रहे हैं? सीएमए वालों तो सुन लो, आपके डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार 2 नंबर का। जो मैंने बोला 6 नंबर का न्यूमेरिकल ना पूछ के 2 नंबर का थ्योरी पूछ लेंगे। व्हाट इज बोरोइंग कॉस्ट एज पर AS 16। बस आपको ये डायग्राम और चार्ट बना के आना है, बस 2 नंबर मिल जाएंगे। सीए वाले ऐसा क्वेश्चन इमेजिन नहीं करें, ठीक है? तो सबसे पहले इंटरेस्ट एंड रिलेटेड चार्जेस में सबसे पहले आता है लोन प्रोसेसिंग फीस। क्या आता है बोलो? लोन प्रोसेसिंग फीस। आज आप ये सोचो, सीए वालों को बोल रहा हूँ कि आप नॉर्मल अकाउंटेंट, नॉर्मल सीए की तरह प्रैक्टिस करो, ऑडिट करो, टैक्स के रिटर्न भरो, उसके अलावा आप अकाउंट्स बनाओ तो आप कमा लोगे बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। टैक्स की एडवाइस आपसे अच्छी टैक्स प्रैक्टिशनर दे देंगे। ये सीएमए वालों के लिए भी बोल रहा हूँ, लेकिन इनके पास क्योंकि क्लाइंट थोड़े ज़्यादा आते हैं प्रैक्टिस में, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। कॉस्ट अकाउंटेंट के क्लाइंट्स बिग फोर्स में, मल्टीनेशनल्स में ही मिलेंगे। आप उदयपुर जैसे में आपको कॉस्ट अकाउंटेंट की नौकरियाँ कम है, एक्सेप्ट 1-2 कंपनी, लेकिन फिर भी स्कोप ऑफ वर्क सीए का ज़्यादा है, उसमें कोई शक नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप इस ध्यान रखो कि अकाउंट्स बीकॉम वाला बना लेगा। क्लाइंट क्यों आए आपके पास 50,000 रुपये देने साल के अकाउंट्स बनाने के लिए? बीकॉम भी कर रहे हो, आपसे अच्छे अकाउंट्स बना लेंगे। तो अगर आप ये सोचते हो कि हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करें और उससे पैसा कमाएं, तो आप 1990s के किसी मूवी को देख लो और आज की मूवी को देख लो, इतना डिफरेंस है, ठीक है? तो ये जो लोन प्रोसेसिंग फीस है, ये बेसिकली बात कर रहा है प्रैक्टिस में एक ऐसे फील्ड की जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और प्योर भाषा में फाइनेंस। क्या? फाइनेंस की प्रैक्टिस। फाइनेंस की प्रैक्टिस एक ऐसा फील्ड है जिसमें लोग आपको लोन करवाने की कमीशन देते हैं, लोन करवाने की कमीशन। और मैंने ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उदयपुर में देखा है, एक तो हमारे घर में ही है, जो फाइनेंस की प्रैक्टिस करके आज कम से कम 3 करोड़ का घर बनाया है। सिर्फ घर बनाया 3 करोड़ का, नाम नहीं लूंगा। तो ये सिर्फ फाइनेंस की प्रैक्टिस है। और इसमें क्या होता है, मान लो ये रिया आई मेरे पास में कि भाई हमारा लोन करा दो, तो महंगा कितने का लोन है? बोले सर 10 करोड़ का लोन चाहिए। 10 करोड़ का लोन का 2% कमीशन मेरा है, क्योंकि मैं लोन करवा के दे रहा हूँ, isn't it? तो 10 करोड़ का 2% मेरा है। ये लोन प्रोसेसिंग फीस है। क्या है बोलो? लोन प्रोसेसिंग फीस। हाँ जी, हाँ, इट कुड बी दिस। वो क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है, ठीक है? छोटे क्लाइंट उधर ही डाल देते हैं, बड़ा क्लाइंट का है, छोटा क्लाइंट का एंसिलरी समझेगा, है ना? तो ये जो लोन प्रोसेसिंग फीस है, वो जो कह रहे हैं वो भी सही है, ये बैंक भी लेता है। बैंक भी आपका लोन अमाउंट सैंक्शन के चार्जेस लेता है, दैट इज ऑल्सो लोन प्रोसेसिंग। और मैंने जो 2% चार्ज करा वो दोनों जगह, एंसिलरी कॉस्ट और उधर दोनों जगह आ सकता है। नंबर 2, यहां तक समझ में आया? तो ये जो 2% ये मेरे को दे रही है, ये भी बोरोइंग कॉस्ट है। ये क्या बोलो? सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, अभी जो 2% मेरे को कमीशन दी इसने 10 करोड़ पे 2% लोन करवाने की, वो भी क्या है बोलो? बोरोइंग कॉस्ट। इसके अलावा अब 10 करोड़ का लोन है, तो मैंने से पूछा क्या करना है, तो इसने बोला सर मेरे को बिल्डिंग्स फ्लैट बनाने, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो अगर आज ही ये 10 करोड़ ले ले मुझसे बैंक से, तो आज ही इसका मीटर चालू हो जाएगा 10 करोड़ के बाद का। तो कई बार ये कंपनी ये ऑप्शन ऑप्ट करती है कि जैसे जैसे काम कंप्लीट होगा मैं पार्ट्स में पैसा लूंगी। मतलब आज मेरे को 20% काम करना है तो 2 करोड़ आज दे दो, फिर मैं 20% करूंगा 2 करोड़ तब दे देना। तो बैंक सैंक्शन लोन आज कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसका पैसा डिसबर्स करता है 2 करोड़ इन 5 इंस्टॉलमेंट, ताकि इनके लिए भी आसान है। इनका जब जैसे जैसे जितना डिसबर्समेंट लेंगे उतना ब्याज लगेगा। तो बैंक इस फैसिलिटी के भी एक्सपेंसेस लेता है, इस फैसिलिटी के भी चार्जेस लेता है, जिसको हम कहते हैं डिसबर्समेंट चार्जेस। क्या बोलते हैं? डिसबर्समेंट चार्जेस। या कई बार लोन आप यहाँ से ले रहे हो, लेकिन आप बोलते हो हमारे किसी फॉरेन बैंक को रेमिट करो आप ये पैसा,
क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट तो फॉरेन में बनेगा, इन डॉलर्स बनेगा, तो इसने लोन यहाँ लिया और फिर उसको कन्वर्ट करा इन डॉलर्स टू बी पेएबल इन से फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क, तो उसके लिए भी बैंक डिसबर्समेंट चार्जेस काटता है फिर। ठीक है। नंबर 2, अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम रिलेटिंग टू बोरोविंग्स, डिवेंचर्स इशूड फॉर गेटिंग अ फिक्स एसेट, एंट्री पीपी डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स। तो और मान लो उसमें अगर आपने डिस्काउंट एलिमेंट रखा, शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता लेकिन डिवेंचर हो सकता है। ऑडिट, शेयर डिस्काउंट पे इशू सिर्फ कुछ केसेस में हो सकता है लेकिन डिवेंचर तो हमेशा डिस्काउंट पे हो ही सकता है। ये तो 12वीं कक्षा में तुमने जब डिवेंचर इशू का पढ़ा था, रिडेम्पशन पढ़ा था, तभी पढ़ लिया था आपने। तो उस पर जो डिस्काउंट है वो एक्सपेंस हो गया, उसको धीरे 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 धीरे, अरे रुक जा समझाने दे, तो उसको धीरे 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 हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, तो वो भी बोरोइंग कॉस्ट है। इसके अलावा एंसिलरी कॉस्ट भी बोरोइंग कॉस्ट। कौन सी? इसमें इवन डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन भी आ जाती है। आप लोन के लिए डॉक्यूमेंट बनाओ, आप 10 करोड़ के लोन ये लेने आई, तो उसके लिए कम से कम 10 करोड़ के लोन के लिए कम से कम 10-10 हज़ार की 4 फाइलें बनती है पेजेस की, 10,000 पेजेस लगते हैं कम से कम। उस पर एक एक पेज पे साइन करेंगी, 40,000 साइन एक एक पेज पे। जब वो बैंक लोन दे रहा है वो साइन करेगा, बैंक का मैनेजर। तो ये सारा कॉस्ट होती है, प्रिंटिंग कॉस्ट होती है, राइट। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन का खर्चा होता है। आज एक 10 करोड़ के प्रोजेक्ट वैल्यूएशन के लिए अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छे वैल्यूएशन करता है, who are certified valuers, after getting CA you can do the valuation course open for CMA also। तो CMA के बाद भी आप वैल्यूएशन कोर्स में जाते हो तो आप वैल्यू कर सकते हो कि हाँ वास्तव में इस प्रोजेक्ट में इतना लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उसकी फीस होती है। वो सारी एंसिलरी कॉस्ट है। क्या है बोलो? वैल्यूअर को पैसे खिला के बढ़वा देना, है ना। एंड लास्ट, इंटरेस्ट चार्जेस फॉर एसेट्स अंडर फाइनेंस लीज। क्या बोलो? अभी ये कंपोनेंट आपको जिनका लीज बाकी है उनको समझ में अभी नहीं आएगा और इसके रिलेटेड आगे किसी क्वेश्चन में काम भी नहीं है। लेकिन ये जब मैं AS 19 पढ़ाऊंगा, लीज पढ़ाऊंगा, आपके भी सिलेबस में, CMA वालों के भी है सिलेबस में लीज अकाउंटिंग, राइट, तब आपको ये लास्ट पॉइंट समझ में आया। बाकी मैं एक बार बोल देता हूँ कि अगर व्यक्ति कोई कार लेता है, ठीक है, लीज पे लेता है, मान लो यमन आया, अमन मेरी कार ले गया, ठीक है, आई एम द लेसर, ही इज द लेसी, ओनर इज द लेसर, जैसे बेलर बेली होते थे। नाउ आई एम टेकिंग मंथली रेंट ऑफ माई कार इन सच अ वे, ऐसे तरीके से मैं अपना रेंट ले रहा हूँ कि 5 साल में मैं लगभग एसेट की कॉस्ट, कार की कॉस्ट ही ले चुका हूँ, राइट। तो ऐसे लीज को बोलते हैं फाइनेंस लीज। क्या बोलते हैं? तो AS 16 कहता है कि फाइनेंस लीज में मैंने जो उनसे किराया लिया उसके भी 2 कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक ब्याज और एक कार की कॉस्ट। तो जो ब्याज एलिमेंट है वो AS 16 में जाएगा। कहा जाएगा AS 16, क्योंकि इन्होंने जो लीज रेंट भरे उस पर एक इंटरेस्ट भी भरा है, वो इंटरेस्ट कार की कॉस्ट में जाना चाहिए, इजंट इट। तो ये सारी बोरोइंग कॉस्ट होती है। तो आप जरा अपने सोचने का लेवल सोचो, P&L में आज दिन तक आपको बोरोइंग कॉस्ट हेड तो पढ़ाया था फाइनेंस कॉस्ट नाम से। अरे P&L में शेड्यूल 3 में P&L जब बनाया तो आपने फाइनेंस कॉस्ट वहां पढ़ा है, लेकिन उसमें हम सब ये सिर्फ यही सोचते थे कि इंटरेस्ट ही होता होगा, लेकिन ये सब भी बोरोइंग कॉस्ट होता है। समझ में आया? लिखो इंक्लूजन्स, कॉपी द इंक्लूजन्स फास्ट। एक और चीज जो इंक्लूजन में मैंने यहाँ लिखी है उसको पहले समझ लो 2 मिनट। एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग टू द एक्सटेंट दे आर रिगार्डेड एज एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट। मतलब पूरी लाइन एक ही है, बीच में कहीं फुल स्टॉप कोमा कुछ नहीं है। इसको मैं समझाऊं तो क्या हुआ कि अब आपने इंटरनेशनल लोन लिया, मान लो क्या लिया, वियतनाम से लोन लिया मान लो इसने, मिलन ने, वहां का 100 रुपए इज इक्वल टू यहाँ 1 पैसे और उससे भी कम। मतलब अगर ये वहां से 10 करोड़ जो भी वहां की करेंसी वहां का लोन लेगा ना, तो वो भारत का मुश्किल से 10,000 रुपये होगा, ठीक है। तो इसने मान लो वहां से लोन लिया 2 ट्रिलियन करेंसी का, 2 ट्रिलियन मतलब वो भारत के लगभग 1 करोड़ के आसपास होगी। तो अब इतना लोन इन्होंने ले तो लिया, पर पे उस करेंसी में करेंगे और भारत में रुपया देंगे, पे उधर करेंगे, लेकिन उस करेंसी की रेट और भारत के रुपए की रेट सेम थोड़ी है, तो रोज चेंज हो रही है। तो अब पता पड़ा कि उस करेंसी का रेट और बढ़ गया। वैसे सोचना असंभव है, पर मान लो वो करेंसी महंगी हो गई और रुपया क्या हो गया, कम,
ठीक है, तो अब इसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा उनको, लोन रीपे करने में जब कन्वर्ट करके पैसा देंगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो ये डिफरेंस आएगा। मान लो इन्हें लोन जिस रेट पे रिकॉर्ड करा, अब आज रेट बढ़ गई तो डिफरेंस ज्यादा आएगा, जो पेएबल होगा। तो अब उसके भी दो पार्ट करने पड़ेंगे, उसके भी कितने पार्ट बढ़ने पड़ेंगे, दो, कि प्रिंसिपल कितना बढ़ा और ब्याज कितनी बढ़ी। अरे भाई जब ईएमआई बढ़ती है तो प्रिंसिपल भी तो बढ़ गया और ब्याज भी तो बढ़ गई, तो जितना टू द एक्सटेंट एडजस्टमेंट रिगार्डेड टू द इंटरेस्ट कॉस्ट, मतलब जितना इंटरेस्ट एलिमेंट बढ़ा उतना एएस 16 में जाएगा, उतना कहा जाएगा एएस 16 में। अब आप लोग पूछो कि अगर ईएमआई का इंटरेस्ट इधर ट्रीट हो रहा है तो प्रिंसिपल जो बढ़ा वो कहां जाएगा, पूछो कहां जाएगा, वो जाएगा एएस 11 में। कहां जाएगा, एएस 11, जिसका नाम है फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो वो भी सीएमए के सिलेबस में भी है, वो जब आएगा तब पढ़ेंगे। बोलो यार देखो डाउट। अब 5th पॉइंट को लिखो, एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरोइंग टू द एक्सटेंट दे आर रिगार्डेड एज एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट। कॉपी फास्ट। चलो बोरोइंग कॉस्ट, अब ये एएस क्यों आया, एक टॉपिक और लेंगे यार, बस ये 2-3 बुलेट और है जो मेरे को समझाना है। ठीक है, बुलेट है, ठीक है, हाँ हाँ, मैं इंपॉर्टेंट मार्क ऐसे ही बनाता हूं। अब देखना, बोरोइंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, बोरोइंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द, अब ये एस क्यों आया, वो उसकी नीड लिखवा रहा, जो शुरू में पढ़ा है ना वो बोरोइंग कॉस्ट। अब ये इसलिए आया कि बोरोइंग कॉस्ट जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, याद करो एस 10 डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, तो ऐसी बोरोइंग कॉस्ट मतलब ऐसा इंटरेस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, कहां, फॉर द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। मतलब मैंने बोला 99% केस में पीपीई होगा जो हम खुद बना रहे हैं, हमारे प्रीमाइसेस में बना रहे, बना बनाया नहीं। अगर बना बनाया लिया है तो बोरोइंग कॉस्ट नहीं जाएगी, ठीक है, बना बनाया लिया है तो बोरोइंग कॉस्ट के लिए इनएलिजिबल हो जाएगा। मतलब वो फिक्स्ड एसेट, ए रुक, वो फिक्स्ड एसेट जो हमने खुद हमारे प्रीमाइसेस में बनाई, लोन लेकर बनाई। आप देखो एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, हमने खुद बनाई उस क्वालिफाइंग एसेट को, उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है। उसका इंटरेस्ट क्या करना है, बोलो कैपिटलाइज। द मेन इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज अ क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, पर वो तो मेरे हिसाब से कल डेफर होगा, आज हम ये 3 बुलेट्स ही लेंगे। बोलो यहां तक को डाउट। सेकंड थिंग, बैलेंस ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, मतलब ऊपर जो आपने कैपिटलाइज कर दी, टोटल मान लो बोरोइंग कॉस्ट पे की 1 लाख रुपए और 80,000 आपने मान लो कैपिटलाइज कर दी, तो जो बैलेंस है जो 20,000 है वो कहां जाएगा, P&L पे। तो पूरे एएस में हमको यही करना है, ठीक है। नंबर 3, बोरोइंग कॉस्ट हैज टू बी टेकन फ्रॉम एक्चुअल डेट ऑफ बोरोइंग। कहां से, बोलो एक्चुअल डेट ऑफ बोरोइंग। क्वेश्चन में से 2-3 वो डेट देगा, वो बोलेगा इस दिन एग्रीमेंट किया, इस दिन लोन प्रोसेस हुआ, इस दिन हमको लोन का पैसा मिल गया। तो जिस दिन लोन का पैसा मिल जाए उसको एक्चुअल डेट ऑफ बोरोइंग बोलते हैं। वहां से आपको इंटरेस्ट गिनना है, इंटरेस्ट गिनना है मतलब वहां से अगर 10 महीने का क्वेश्चन है तो 10 महीने इंटू 10/12, वहां से 6 महीने का क्वेश्चन है तो इंटू 6/12। अरे समझ में आया। एंड वन मोर थिंग, बोलो ये 3 पॉइंट समझ में आया। एंड द लास्ट पॉइंट से कि अगर आप मॉल बना रहे हो, मान लो आपकी कंपनी क्या बना रही है, मॉल, तो मॉल इज अ पीपी, सालों साल तक खड़ा रहेगा। अरे हाँ है ना, तो मॉल इज अ पीपी। अब क्या हुआ कि मॉल बन रहा था, लोन के पैसे से आप मॉल बना रहे हो, लोन भी ले रखा है, उधर इंटरेस्ट का मीटर चालू है। अब क्या हुआ, सबसे पहले स्टार्टिंग के मान लो 4 मंथ्स में मॉल की पार्किंग बनकर रेडी हो गई। अब जब पार्किंग बनकर रेडी होगी तो वहां क्या भजन कीर्तन थोड़ी करोगे, मॉल की पार्किंग में तो पार्किंग को किराए पे दे दो, आस पास जितने भी बिजनेस वगैरह अपनी गाड़ियां वहां पार्क करेंगे और आपको पैसा देंगे। पार्किंग के चार्जेस एक दिन के 100-200 रुपए लो, कार के बाइक के भी लो 50-100 रुपए, जो आपकी इच्छा। तो जो इंसिडेंटल इनकम हो रही है, अभी बिल्डिंग ऊपर की बन रही है, नीचे पार्किंग में हमने खाली कर दी, नीचे रेंट पे दे दिया, तो वहां से जो इंसिडेंटल इनकम हो रही है और आप बोरोइंग पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, समझो बोरोइंग की रही थी पूरे मॉल के लिए, उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन कुछ इंसिडेंटल इनकम हो रही है। कहां से, पार्किंग को किराए पे देने से। तो कहते हैं कोई भी इंसिडेंटल इनकम है जो कि आपने टेम्पररी इन्वेस्टमेंट से की है, या आपने क्या करा कि यार अभी मान लो हाई कोर्ट का मान लो सेल लग गया मॉल के कंस्ट्रक्शन पे, तो आपने इस लोन के पैसे को कहीं ब्याज पे चढ़ा दिया,
एक एग्जांपल मॉल की पार्किंग, दूसरा उस पैसे को अभी फॉर एग्जांपल अभी यूज नहीं आ रहा है तो पैसे पे ब्याज दो, इससे अच्छा उस पैसे को इन्वेस्ट कर दो। तो वहां से भी आपको अगर कोई इनकम आ रही है तो उसको आप नेट बोरोइंग कॉस्ट बना सकते हो। क्या बना सकते हो? मतलब लोन पे मेरे को ब्याज देनी 1,00,000 रुपए और अगर मेरे को उस रेंट से इनकम हो गई 50,000 तो मैं P&L में या मतलब जो भी कैपिटलाइज करना है वो मैं नेट करूंगा। क्या करूंगा? नेट 1,00,000 पेबल माइनस 50,000 इनकम। समझ में आ गया? ये इतना इंपॉर्टेंट बुलेट है कि इस पर जब सीए का सिलेबस चेंज हुआ था तो उनने क्वेश्चन हटा दिया था। ओल्ड मॉड्यूल में क्वेश्चन था लेकिन उन्होंने हटा दिया। लेकिन अभी 2-3 अटेम्प्ट पहले उसका क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, उस सिलेबस का पूछ लिया जो हटाया था। तो असिस्टेंट ऐसे तो महान है, हमारा भाई बाप है, कर सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते। इंस्टीट्यूट इज ग्रेट, लेकिन वो ऐसी हरकतें करते इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? लिखो, राइट डाउन। तो इतनी थ्योरी, बोरिंग कॉस्ट का मीनिंग और स्पेशल पॉइंट्स को ध्यान रखना, बाकी बातें करेंगे कल।